बिल्कुल, देखिए मैंने जो सुबह टेक दिया था, मैं अपने प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो उसके ग्राफिक्स पुल कर सकें तो। देखिए, सीएनबीसी की आवाज़ ने लगातार लार्ज कैप आईटी में नेगेटिव व्यू रखा। आप आईटी का इंडेक्स का 3 महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए। अब बहुत लोग कहेंगे कि ठीक है, ये अब आप कह सकते हैं आराम से। नहीं, हमने ये व्यू तब भी रखा था जब निफ्टी आईटी उस रैली में 32,000 तक आ गया था, 31-32,000 तक आ गया था, ठीक है। लगातार इस प्लेटफॉर्म पर क्या बात हुई थी वीरू की लार्ज कैप आईटी से निकलिए, इस रैली को यूज़ करिए, इस रैली में फंसिए मत। पूछिए जाकर कितने लोग फंसे हुए हैं इस आईटी की रैली में और क्यों फंसे हुए हैं। साफ दिख रहा था वो जो जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही थी। और एक चीज़ बताऊं, मैं यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट है उन ब्रोकरेज हाउसेस की जो लगातार भले ही पॉजिटिव रहे हों, लेकिन जिन्होंने एक दो ब्रोकरेज हाउस थे जिन्होंने इस चीज़ को समझ लिया था और उन्होंने पूरे सेक्टर को डाउनग्रेड कर दिया था कि नहीं, अब इस सेक्टर में पैसा नहीं बनेगा। हीलियोस से हमारी लगातार बात होती थी, उनके फंड मैनेजर ने आकर साफ बोल दिया था कि नहीं, अभी हम आईटी में नहीं जाने वाले हैं कुछ समय के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप टी लीव्स जैसे कहते हैं ना, उन्हें अगर आप पढ़ लें और अगर उससे थोड़ा सा अगर आप एक मार्केट कई बार आपको बता देता है सामने से कि नहीं, किसी सेक्टर में दिक्कत है। अभी जो प्राइस अर्निंग्स की बात है, प्राइस अर्निंग्स में एक फैक्टर होता है, एक तो होता है प्राइस, वो सबको दिख रहा है, एक होता है अर्निंग्स जिसका कि आप अजम्पशन लेके चलते हैं। और ख़ास तौर से 27 और 28 की अर्निंग्स, इसका अजम्पशन अब कोई कैसे ले पाए। अब चैट जीपीटी अगर आपको कोड लिख के दे दे और अगर वो जो कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी बिलियन ट्रिलियन डॉलर इनको बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, उन्हें बोले कि आप 10% 20% में हम आपको उससे बेहतर कोडिंग करके दे सकते हैं, तो वैसे ही जो इस समय दुनिया का माहौल है ऑस्टेरिटी का, तो वाई नॉट। तो हो सकता है आगे जाते हुए आईटी कंपनी से कुछ बड़े क्लाइंट्स छिन जाएं। इस वजह से लार्ज कैप आईटी में नहीं फंसना है। मिड कैप आईटी अपनी जगह ढूंढ लेती है कुछ स्टॉक्स, तो इस वजह से मिड कैप आईटी इतना नहीं गिरता है, लेकिन लार्ज कैप आईटी में यही दिक्कत रही है बिरू। लार्ज कैप आईटी और यही इस मंच पर बात हुई है अनुज। अब एक बात, हालांकि जैसे कि आप शुरू में कह रहे थे पिलर्स है ना, एक आईटी की तो बात हमने कर ली, बट क्रूड का 107 पे फिर आना अनुज, एक लग रहा था कि शायद ये युद्ध अपने अंतिम दौर में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये जो ईरान का प्रस्ताव था उसको टर्न डाउन कर देना, उस पर मनाही, ये क्रूड सेंस क्या कर रहा है? क्या फिर एक बार युद्ध जैसी स्थिति? देखिए, युद्ध जैसी स्थिति हो या ना हो, लेकिन सप्लाई प्रेशर तो है। और आई थिंक आज जो उदय कोटक ने एक बात कही थी ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। उदय कोटक पेशे से बैंकर हैं, भारत के सबसे बड़े बैंकर हैं, सबसे अमीर बैंकर हैं, लेकिन उदय कोटक, मैं मानता हूं पर्सनली कि मार्केट की पल्स ना सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, स्टॉक मार्केट की पल्स। आज उदय कोटक ने एक बात कही कि हमें एक ऑयल शॉक के लिए तैयार रहना होगा। और एक और जो बात उन्होंने कही कि ये जो वॉर ख़त्म है, अब ये वॉर ख़त्म भी हो गई मान लीजिए, ये पूरे के पूरे डायनामिक्स को बदलने वाली है। अभी तक क्या होता था, वर्ल्ड इकोनॉमीज हर कोई डावोस में इकट्ठा होता था, हर कोई कोलैबोरेशन की बात करता था। उनका ये मानना है कि हम वापस 1945 से पहले वाले ट्राइबल वर्ल्ड में जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, ईरान अपने ऑयल पर अपना कंट्रोल रखेगा, यूएस अपने ऑयल पर अपना कंट्रोल रखेगा। भाई हमें हमारी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, कल को कुछ हो गया तो, कल को मान लो हमारे लिए तेल नहीं बचा तो उस तरीके की सिचुएशन आने का एक रिस्क है। इस वजह से ये क्रूड जो है इस लेवल पर आया। हालांकि ये अभी आप ये व्यू ले सकते हैं क्योंकि अभी इस तरीके के मामले दिख रहे हैं, तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें जो है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी लोगों ने ये व्यू लिया था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग खत्म हो गई है। आपने देखा क्या हुआ 2020 में जब कोविड आया, लोगों ने एक व्यू लिया कि ट्रैवल एंड टूरिज्म खत्म हो चुका है। देख लीजिए, उसके बाद सबसे बड़ी रैली ट्रैवल एंड टूरिज्म में हुई है ना। तो ये इस समय आपको थोड़ा सा एक अजीब लगेगी ये बात कहनी, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर आपका 3 से 5 साल का नज़रिया है, सबसे बड़ी रैली वहाँ होगी जो आज स्टॉक्स गिर रहे हैं प्योरली बिकॉज ऑफ जो क्रूड ऊपर जा रहा है उसकी वजह से $160 के ऊपर आया। चलिए।